जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के 7वां क्लास पढ़ेंगे। यानी क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और 7वें क्लास में मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें आपको अशोक के बारे में बहुत चीज़ पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग चाहें तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में मैं रोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का मैं डालता रहता हूं, तो आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिएगा। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में सहूलियत मिलेगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अगर आप लोगों को किसी और वंश के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप लोग उसे भी कमेंट कर सकते हो। फिलहाल अभी आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के लघु अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला जो अभिलेख अशोक का आ जाता है वो है रुमनदेही अभिलेख। रुमनदेही अभिलेख कहाँ है? तो रुमनदेही अभिलेख जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में था। नेपाल के लुम्बिनी में रुमनदेही अभिलेख कहाँ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में था। साथ ही रुमनदेही अभिलेख जो है यह सबसे छोटा अभिलेख था। सबसे छोटा अभिलेख कौन था? तो रुमनदेही अभिलेख था। इस अभिलेख में अशोक के आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा है। यानी रुमनदेही अभिलेख जो है इसमें अशोक की क्या चीज़ की चर्चा है? तो आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो अभिलेख आ जाता है हमारा, वो कौशाम्बी अभिलेख आ जाता है। कौशाम्बी अभिलेख जो है इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी, यानी अशोक की पत्नी कौन थी? तो कारूबाकी थी, और ये सबसे प्रिय पत्नी थी। और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि कौशाम्बी अभिलेख किसका अभिलेख है? तो कारूबाकी का अभिलेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और साथ ही अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। यानी बाद में जब अकबर आया तो इस अभिलेख को कहाँ स्थापित कर दिया? तो इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। तीसरा अभिलेख हमारा है तोपरा अभिलेख। तोपरा अभिलेख यह हरियाणा में स्थित है। तोपरा अभिलेख कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक जब आया था तो इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। कहाँ कर दिया? तो दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। इसी के साथ अगला अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। चौथा अभिलेख जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख जो है वो यूपी में स्थित है। मेरठ अभिलेख यूपी में स्थित है और इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। यानी मेरठ अभिलेख और तोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। इसी के साथ हम अपना पांचवा अभिलेख देते हैं। तो पांचवा अभिलेख जो है वो रामपुरवा अभिलेख है। यह बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में रामपुरवा अभिलेख। छठा जो है वो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है और ये भी बिहार के चंपारण में है। और इसी के साथ एक और आ जाता है अभिलेख लौरिया अरेराज। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज ये जो है, और एक और अभिलेख जो है जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया था रामपुरवा अभिलेख, ये तीनों जो है बिहार के कहाँ है? तो चंपारण में है। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर हो चुका है। और मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप लोग चाहें तो आप सेटिंग से थोड़ा वीडियो की जो स्पीड है वो कम करके पढ़ सकते हैं। उसी के साथ जो है अशोक का हम देख लेते हैं। क्या? अशोक का चतुर्दर्थ अभिलेख देख लेते हैं। प्रथम अभिलेख क्या है? तो अशोक के जो प्रथम अभिलेख थे, प्रथम शिलालेख थे, उसमें ये अभिलेख कहिए या शिलालेख कहिए, बात एक ही है दोस्त। तो इसमें जो है प्रथम शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया। ठीक है, प्रथम अभिलेख में अहिंसा पर बल दिया गया और पशु बलि पर रोक दिया गया। आप लोग शॉर्टकट में याद रखिएगा, और इसमें ऐसे तो लंबा लिखा गया है लेकिन आप शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा। अशोक के प्रथम अभिलेख में जो है अहिंसा पर बल दिया गया था और पशु बलि पर रोक दिया गया था। इसी तरह द्वितीय जो शिलालेख है इसमें पशु चिकित्सा की बात चर्चा है, और साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जो है वो है चेर। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे चेर होगा, चेर लिखा गया है, गलती हो गया टाइप करने में, तो यहाँ पे मैं चेर लिख देता हूँ। तो दक्षिण भारत का जो राज्य था चेर, पांड, श्रीलंका, चील, सत्यपुत्र की चर्चा है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ तीसरा जो शिलालेख है तो इसमें अशोक के 3 अधिकारी, यानी अशोक के कितने अधिकारी थे? 3 अधिकारी थे। कौन? तो राजीव, युक्तक और प्रदेशक, 3 अधिकारी की चर्चा है जो धर्म के प्रचार के लिए थे। तो राजू, युक्तक और प्रदेशक क्या चीज़ के प्रचार के लिए थे? तो वो धर्म के प्रचार के लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट अभिलेख देख लेंगे, चतुर्थ अभिलेख शिलालेख देख लेंगे, और इसमें जो है भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति की चर्चा है। यानी युद्ध के स्थान पे जो है बौद्ध धर्म की चर्चा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उसी समय उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि भैरी घोष के बाद जो है भैरी घोष के स्थान पे धर्म घोष की नीति की चर्चा है। पांचवा शिलालेख जो है हमारा हो जाता है, इसमें आप देखेंगे
इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, यानी एक अधिकारी थे जिनकी चर्चा है, जिनका नाम क्या था, तो धम्म महामात्र अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करते थे कि उनके समाज में जो लोग धार्मिक जीवन कैसे जी रहे हैं, सही से जी रहे हैं कि नहीं, वही देखते थे। छठा शिलालेख देख लेंगे। इसमें जो है, इसमें अशोक ने कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते, यानी जनता के कल्याण के लिए, जनता से संबंधित कोई जैसे प्रॉब्लम है, उसका सलूशन चाहिए, कुछ बात करना है उससे संबंधित, तो इसके बारे में जो है वो अशोक से जब चाहे वो मिल सकते हैं। सातवां शिलालेख में क्या है, तो सातवां शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की है, यानी इनका कहना है कि सातवें शिलालेख में कि सभी जो धर्म है वो आपस में मिलकर है, इसी का आपसी समन्वय कहा जाता है। इसी के साथ आठवां शिलालेख देख लेंगे। और दोस्तों, ये सातवां शिलालेख में एक और बड़ी बात है कि ये जो सातवां शिलालेख है ये सबसे बड़ा शिलालेख है, और इसे भी आप लोग ध्यान रखें, सबसे बड़ा शिलालेख है। और आठवां जो शिलालेख हम देख लेते हैं, आठवां शिलालेख है, इसमें अशोक के धाम की चर्चा, धाम यात्रा की चर्चा, अशोक के धाम यात्रा की चर्चा है। धाम होगा, यहाँ पे धाम लिख दिया है दोस्तों, जो किताब में टाइप होता है और यही यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे धाम होगा। धाम यात्रा की चर्चा है, जो उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ हुई थी, यानी अशोक का जो धर्म यात्रा है वो कब से प्रारंभ हुआ था, तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और 8वें वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में जो है अशोक कहाँ गया था, तो गया में गया था। और 20वें वर्ष में कहाँ गया था, तो 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो आपको अभी जैसा कि मैंने बताया, रुमनदेही अभिलेख जो नेपाल के लुम्बिनी में था, तो ये नेपाल में पड़ता है। 9वां इसी के साथ शिलालेख देख लेते हैं। इसमें जो है, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया। 9वें शिलालेख में अशोक जो है वो छोटे मोटे त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब क्यों लगा दिया, तो दोस्त इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप चाहें तो आप लोगों को, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा। और इसी के साथ आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय जो थे वो काफ़ी लोग जो थे वो अमीर के मतलब कैटेगरी के थे, और बहुत सारे लोग जो गरीब कैटेगरी के थे। तो ऐसा क्या होता था कि जब जब छोटे मोटे त्यौहार आते थे तो अमीर लोग जो है वो बहुत अच्छी तरह से त्यौहार मनाते थे, और छोटे लोग जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो ये सब देखकर अशोक ने क्या कर दिया, छोटे मोटे त्यौहार पर प्रतिबंध ही लगा दिया, ठीक है। 10वां शिलालेख में क्या है, तो धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। धर्म का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा है 10वें शिलालेख में। 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, ठीक है, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, 11वें शिलालेख में कहा है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अशोक जो था वो धार्मिक रूप में क्या था, तो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। 12वें शिलालेख में देख लेते हैं। इसमें स्त्रियों के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, यानी स्त्री महामात्र अधिकारी जो बना था उसकी चर्चा है किसमें, तो 12वें शिलालेख में इसकी चर्चा है। 13वें शिलालेख देख लेते हैं यहाँ से। 13वें शिलालेख में क्या है, तो 13वें शिलालेख में है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि अशोक ने जो है वो कलिंग पर आक्रमण किया था, और उसमें 2 प्रमुख जो हथियार प्रयोग किया था वो आप लोगों को पता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपका रथ मूसल हो गया, ठीक है, रथ मूसल, और एक और आपका हो जाता है क्या, तो महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, कंटक, महाशिला कंटक, ये तो जो हथियार थे वो नए हथियार थे, और अशोक ने कलिंग में इसे क्या किया था, तो प्रयोग किया था, ठीक है। इसी के साथ 14वें शिलालेख देख लेते हैं। 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मैं ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम कराए हैं, यानी जितना ऊपर लिखा गया है उससे अधिक काम अशोक ने करवाया है, ठीक है, जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ, यानी लेखक को जिम्मेदार ठहराया है, वो खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि उन्होंने काम किया है, लेकिन जो नहीं लिखा है उनकी जो है यहाँ पे जिम्मेदारी ठहराई गई है, ठीक है। उसी के साथ देख लेते हैं अशोक की धम्म यात्रा, ठीक है। सर एक कुन्ना अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, यानी सर एक कुन्ना अभिलेख कहाँ है, तो अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, यानी अफगानिस्तान के कंधार में है, जो ग्रीक तथा अरामाइड भाषा में, ठीक है।
और इसे द्विभाषी भी कहते हैं, क्योंकि ये दो भाषा में था, ग्रीक और अरमाइड भाषा में था, इसलिए क्या कहते हैं, तो सर एक उन्ना अभिलेख को द्विभाषी अभिलेख भी कहा जाता है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। अशोक ने समाज की देख रेख के लिए राजुक को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था, तो राजुक को नियुक्त किया था समाज की देखरेख के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, अच्छे व्यक्ति को पुरस्कार करते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित करते हैं। कौन करते हैं, तो राजुक को रखे थे समाज के देखरेख के लिए, तो स्वाभाविक है कि राजुक ही करते थे। ठीक है, अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत करते थे, पुरस्कार देते थे, और जो गलत व्यक्ति थे उसे दंडित करते थे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, अशोक को अभिलेख लिखने के लिए जो पत्थर जो मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे, तो उत्तर प्रदेश के चुनार से मिलते थे। ये पूछा गया है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि अशोक को अभिलेख लिखने के लिए जो पत्थर मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे, तो उत्तर प्रदेश के चुनार से मिलते थे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धर्म कहते हैं। आप लोग इसे धर्म की परिभाषा भी कह सकते हैं, और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये लिखना पड़ जाए एग्जाम में, और आपको शायद पूछेगा भी, क्योंकि अशोक ने कलिंग युग के बाद जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया, और इसी के लिए ये पूछेगा भी आपको। धर्म यात्रा के बारे में जब पूछेगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान रख लीजिएगा कि अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही क्या कहते हैं, तो धर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं। धर्म अलग होता है, धर्म अलग होता है। ठीक है, हाँ, अशोक का धर्म स्वनियंत्रण पर आधारित है। अशोक का धर्म जो है किस पर निर्धारित है, तो स्वनियंत्रण पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने। व्यक्ति अपने माता पिता की क्या माने, आज्ञा माने। व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, यानी उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करे, उसे गलत ना बोले, ये सब बोला गया अशोक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, यानी उसकी सेवा करे, उन्हें अच्छे से समझे, ये सब बात बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में तो यहाँ पे क्या है, तो व्यक्ति जो है दास तथा सेवकों के प्रति क्या रहे, तो उदार रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। सोचिए अशोक का हृदय कितना परिवर्तन हो गया। एक समय अशोक जो था वो कलिंग युग में वो भीषण नरसंहार किया था, उसे देखने के बाद उनका क्या हो गया, तो हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो है मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। इधर जो आपका पॉइंट है इसमें आपको बताया गया है कि इस समय जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे। ठीक है, कृषि, पशुपालन और कारखाने मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। कब का, तो ये मौर्य काल का था। ठीक है, तो मौर्य काल का यह हो गया, मौर्य काल का जो हो गया अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया, तो मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और कारखाने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, तो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया। ठीक है, सरकारी भूमि को क्या कहा गया है, तो सीता भूमि, और निजी भूमि को क्या कहा गया है, तो भाग कहा गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो 100% गारंटी आपसे पूछेगी वही, चाहे कोई भी एग्जाम हो ये पक्का पूछेगा। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है, और निजी भूमि को क्या कहा जाता है, तो निजी भूमि को जो है वो भाग कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे क्या है, तो मौर्यकालीन संगठन। ठीक है, मौर्यकालीन संगठन, मौर्यकालीन संगठन में जो है हमारा पहला आ जाता है श्रेणी आ जाता है। ठीक है, श्रेणी क्या था, तो श्रेणी जो था वो शिल्पकारों का संगठन था। ठीक है, श्रेणी शिल्पकारों का संगठन था। निगम क्या था, तो निगम जो था व्यापारियों का संगठन था। अब आप लोग सोचेंगे, अगर आप लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो आप लोग सोचेंगे कि शिल्पकार क्या होता है, तो जो कढ़ाई बुढ़ाई का काम होता था, कढ़ाई और बुनाई का, आप लोगों को पता हो जैसे कि स्वेटर बनाया जाता है और साड़ी पे जो कढ़ाई होती है, तो वो सब जो था कढ़ाई और बुनाई। ठीक है, कढ़ाई बुनाई का जितना भी काम था वो शिल्पकारों का होता था।
तो श्रेणी में शिल्पकारों का संगठन है, निगम में व्यापारियों का संगठन है, और इसी के साथ जो है सार्थवा। सार्थवा क्या था, तो ये कारवा था। कारवा क्या क्या कहते हैं, तो काफिला आप लोग देखते होंगे जैसे जुलूस निकालता है, उसी प्रकार का काफिला होता है। तो काफिला का संगठन था जिसमें जो क्या था, तो जो व्यापारिक थे वो काफिला मतलब एक साथ जुट होकर वो व्यापार करते थे, क्योंकि उस समय जो था वो डाकू जो था वो इस पे अक्सर आक्रमण किया करते थे, इसीलिए ये संगठन में व्यापार करते थे। ठीक है, और इसी के साथ देख लेंगे मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। ठीक है, इस समय अस्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के सैनिक थे। अब अस्थायी तथा अस्थायी क्या होता है, तो अस्थायी का मतलब जो हुआ, यानी जो मौर्य साम्राज्य था और वो जितने दूर में वो विस्तार था उनका, और उससे जो उसी के भाग में जितने भी सैनिक थे उसे अस्थायी सैनिक कहा जाता है। और अस्थायी का मतलब हुआ जो मौर्य साम्राज्य था उससे जो अलग था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से अलग कोई वंश था, कोई साम्राज्य था, वहाँ का अगर कोई व्यक्ति सैनिक में रहता है तो वो उसे अस्थायी सैनिक कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी के साथ। मौर्य काल की सेना जो है वो नंदों से 3 गुनी थी। ठीक है, ये आपसे जरूर पूछेगा, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि किसकी सेना जो है वो नंदों से 3 गुनी थी। ठीक है, चाहे नंदों की सेना से और मौर्य काल की सेना कितनी गुनी थी, तो 3 गुनी थी। अब नंदो आपको पता हो, नंद वंश जो थे वो इनके संस्थापक महापद्म नंद थे। तो नंदों की जितनी सेना थी ना, उससे 3 गुनी सेना किसकी थी, तो वो मौर्य काल की सेना थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देख लेते हैं। जस्टन ने कहा है कि मौर्य काल की सेना, मौर्य काल की जो सेना है वो डाकुओं का एक गिरोह है। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी पूछा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मौर्य काल और गुप्त काल से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक है इतिहास का, और इससे ज़्यादातर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जस्टन जो है, जस्टन कोई लेखक होंगे, कोई विदेशी यात्री है, जिन्होंने कहा कि मौर्य काल की जो सेना है वो क्या है, तो मौर्य काल की जो सेना वो डाकुओं का गिरोह है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डाकुओं का गिरोह है ये किसने कहा। ठीक है, तो जस्टन आपका आंसर होना चाहिए। दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी नॉलेजफुल लगी हो तो आप लोग इस वीडियो के क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इसे शेयर कर दीजिएगा। और हो सके दोस्तों यार अपने भाई को सपोर्ट करो और इस चैनल को क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इस चैनल को क्या कर दो, तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे भी मैं आपके लिए और नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप लोग चाहें तो अपने मनपसंद के टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवा सकते हो, सब्जेक्टिव बनवा सकते हो। आप जिस तरह के कहोगे मैं उस तरह का आपका क्वेश्चन आंसर बना दूंगा और आपको काफ़ी अच्छा से समझा दूंगा। दोस्त अभी मेरे पास जो है वो स्क्रीन पेन नहीं है, तो इसके लिए मैं अपने फिंगर से, उंगली से लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा दिख जाता है, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा मुझे पता है, बट क्या करें अभी पेन नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो, ताकि आपके भी दोस्त जो है काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले